वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज के ऊपर। यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो हैं वो कौन से यहाँ पर एक्सपेक्टेड सवाल आ सकते हैं उसके ऊपर हम यहाँ पर पूरी एक सीरीज हम निकालेंगे और उसके पूरे सॉल्यूशंस कराएंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या सवाल और पूछे जा सकते हैं उनको भी देखेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एसएससी एमटीएस को क्रैक करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और भी यहाँ पर जो भी दूसरे पेपर हैं सीजीएल के बाद यहाँ पर जो आपके होने वाले हैं, है ना, उनके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है अगर आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करते हो तो। और इससे पहले हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक सीरीज़ यहाँ पर चालू करी थी आप लोगों के लिए, तो अब यहाँ पर काफ़ी डिमांड के बाद हम यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लाए हैं आप लोगों के लिए। तो इसको आपको हमारे साथ यहाँ पर करना है और अब हम यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। ये सारी की सारी सीरीज़ यहाँ पर एडिक्विटी के पैटर्न के ऊपर है और आपको ये जो भी यहाँ पर आगे आने वाले एसएससी के एग्जाम्स है सबके लिए ये वाली यहाँ पर जो सीरीज़ है वो हेल्पफुल रहेगी। अब देखो हम यहाँ पर एक एक कर कर ऐसे सवालों को देखते जाएंगे, ठीक है, जो आप यहाँ पर सवाल देख रहे हो। और ये सवालों की यहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एसएससी एमटीएस की, है ना, तो आप ये मानकर चलो कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको यही सारे सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो हम डायरेक्टली आपको वही सवाल करा रहे हैं और उसके अंदर क्या क्या सवाल बन सकते हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से हमें यहाँ पर पूरी तरीके से वो चीज़ कवर करनी है कि वो कहाँ से सवाल पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जिन भी बच्चों ने अभी तक यहाँ पर पेपर दिए हैं उनको आइडिया लग जाएगा ये सवाल देखते हुए कि आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये वाले सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो इसी को हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो जो अभी आगे आने वाला है या आपकी कोई भी शिफ्ट हो या एसएससी एमटीएस हो, सबके लिए ये यहाँ पर जो भी सवाल आप देख रहे हो इनकी हाई प्रोबेबिलिटी आने की। तो अब हम यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। आप ही लोगों की डिमांड के ऊपर हम ये वाली यहाँ पर सीरीज़ लाए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़, और इसको हम यहाँ पर अब शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो पहला सवाल है आपका वो यहाँ पर दे रखा है, विच स्पेस एजेंसीज आर कोलैबोरेटिंग ऑन द लूपेक्स लूनर मिशन। कौन सी ऐसी स्पेस एजेंसीज हैं जो कि यहाँ पर कोलैबोरेट कर रही हैं लूपेक्स लूनर मिशन के अंदर। तो देखो क्या है लूपेक्स लूनर मिशन। यहाँ पर आप देख रहे हो ये मून, मून के ऊपर यहाँ पर हमने लैंडिंग करी, तो यही है यहाँ पर एक लूनर मिशन। मतलब लूनर मिशन का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका मतलब होता है कि मून का एक मिशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो किन के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, इसरो के बीच में और यहाँ पर जेक्सा के बीच में। तो हमारा यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा, हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसरो एंड जेक्सा, ठीक है। अब हमें ये चीज समझनी है कि देखो इसरो का तो हमें पता है कि यार इसरो इंडिया का है ना, जो कि स्पेस मिशंस यहाँ पर उनको करता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं जेक्सा, तो जेक्सा कहाँ का है, तो जेक्सा है यहाँ पर जापान का। कहाँ का है, जापान को। तो हमें ये वाली बात यहाँ पर समझ आई कि क्या इंडिया और जापान जो है ये दोनों आपस में यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर द लूपेक्स लूनर मिशन। अब इसमें देखो ये क्या करेंगे, ये इस तरीके से यहाँ पे लैंड करेंगे मून के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से लैंड करेंगे मून के यहाँ पर साउथ पोल के अंदर, ठीक है। आपको सबसे पहली बात यहाँ पर ये वाली बात समझनी है कि ये कहाँ पर लैंड करेंगे, है ना, ये लैंड करेंगे मून के साउथ पोल के ऊपर, ठीक है। आपको सबसे पहली बात ये समझनी है, ठीक है। और अगर मान लो मैं यहाँ पर बात करूँ लॉन्च व्हीकल की, अगर मान लो वो लोग आप लोगों से पूछ लें कि भाई बताओ लॉन्च व्हीकल यहाँ पर कौन सा है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो है जापान का H3 रॉकेट। कौन सा है, जापान का H3 रॉकेट। और अगर मैं यहां पर आप लोगों से ये कहूं कि भाई ये जो है ये इसरो और जेक्सा के बीच में हो रहा है, तो यहां पर ये इंडिया और जापान का एक तरीके से कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है टूवर्ड्स लूपेक्स लूनर मिशन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। अच्छी तरीके से आपको मैं सारी के सारे यहाँ पर फैक्ट्स बता रहा हूँ और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका डायरेक्टली यही इन्हीं फैक्ट से उठकर सवाल आ जाएगा, है ना। मेन फैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेन फैक्ट है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वही सवाल आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि आपकी किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो उस अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर हर एक सवाल को यहाँ पर देखेंगे ताकि आपकी यहाँ पर जो तैयारी है वो एसएससी एमटीएस के साथ साथ कोई भी यहाँ पर दूसरा एग्जाम हो उन सब के लिए अब अच्छी हो जाए, है ना। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर एक तरीके से जो सवाल आ सकते हैं वही कराए जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल आप यहाँ पर देख सकते हो,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मानक इन द इंस्पायर मानक स्कीम। तो एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी जिसका नाम है इंस्पायर मानक स्कीम, और इसके अंदर ये बताना है कि यहाँ पर जो मानक शब्द है, इस मानक शब्द का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, आपको ये वाली बात बतानी है। तो अगर हम यहाँ पर इस स्कीम को देखें तो देखो, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो स्कीम है इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, इसका बेसिकली एम क्या है। हमें सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्पायर अवार्ड्स मानक। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर जो स्कूल्स हैं, है ना, उनमें से यहाँ पर जो बच्चे हैं जो कि 6 से 10 तक के अंदर पढ़ते हैं, उनको यहाँ पर अपना एक आइडिया और इनोवेशन जो है वो सबमिट करने हैं। ठीक है, सबमिट करने हैं। किसके रिगार्डिंग करने हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो यहाँ पर उनको सबमिट करने हैं जो 6 से 10 क्लास के जो बच्चे पढ़ते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर इंस्पायर मानक स्कीम जो है वो यहाँ पर ये लाए हैं, जिसके अंदर जो मानक है उसका यहाँ पर इन लोगों ने फुल फॉर्म पूछा है। और अगर हम यहाँ पर इसी इमेज के अंदर देखें तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, इसका फुल फॉर्म आपको क्या देखने को मिल रहा है? मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। ठीक है, आपको ये वाला यहाँ पर जो फुल फॉर्म है ये आपको देखने को मिला कि मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। तो यही आपको लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। तो यहाँ पर ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जो आपको देखने को मिला है। और अगर मान लो मैं यहाँ पर आप लोगों से एक और सवाल पूछूं कि यहाँ पर ये जो है ना, इंस्पायर मानक स्कीम जो है ना, इसके अंदर जो आइडिया है वो यहाँ पर आपको किसके थ्रू आपको सबमिट करने थे? अगर मान लो वो लोग आप लोगों से पोर्टल पूछ लें इसका, है ना, मान लो वो लोग आप लोगों से पोर्टल पूछ लें, तो आपको पोर्टल के अंदर आपको क्या लगाना है? तो आपको यहाँ पर लगाना है इंस्पायर पोर्टल। ठीक है, क्या लगाना है आपको? आपको लगाना है इंस्पायर पोर्टल। अगर वो आप लोगों से पोर्टल पूछे कि भाई किस पोर्टल के थ्रू यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, तो आपको लगाना है इंस्पायर पोर्टल। अब देखो यहाँ पर आपके सामने अगला सवाल है कि यहाँ पर हु एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब राज्यसभा का यहाँ पर जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वो यहाँ पर कौन उस तरीके से एक्ट करता है? तो आपको यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि या तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, या वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, या वो प्राइम मिनिस्टर होता है, या वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है। क्या होता है इनमें से? तो देखो यहाँ पर राज्यसभा की बात चल रही है तो स्पीकर ऑफ लोकसभा तो हो नहीं सकता, है ना, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होते हैं, है ना। अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाओ खुद का तो साथ साथ आप भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो कि यार इसका जवाब क्या हो सकता है, फिर आप वहां से प्ले कर देना, है ना। इस तरीके से आप खुद भी यहाँ पर समझते हुए चलो कि आपको कितना आता है। उसके बाद यहाँ पर देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ पर नहीं होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का। तो यहाँ पर जो होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर क्लियर होती है। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है इन द राज्यसभा द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शाल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, है ना। ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखो जो चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर क्या है ना। आपको एक और बात भी पता होनी चाहिए, एक फैक्ट भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है ना, ये जो होता है, इनके पास क्या होता है ना कि ये बेसिकली दोनों चीज़ों के पार्ट होते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि ये एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट है ना, और ये लेजिस्लेटिव के भी पार्ट है ना, दोनों के पार्ट हैं, लेजिस्लेटिव के भी हैं और एग्जीक्यूटिव के भी हैं, है ना। और यही मान लो, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि यार ये दोनों चीज़ों के पार्ट कैसे हैं, जैसे अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि यार जैसे प्रेसिडेंट जो होता है, अगर मान लो वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा किसी भी वजह से, है ना, मान लो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसकी यहाँ पर डेथ हो जाए, या वो रिमूव हो जाए, या वो रेजिग्नेशन दे दे, है ना, या वो किसी भी वजह से यहाँ पर इनेबल है कि यार वो अपनी जो ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ना, तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना वो यहाँ पर उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज करेगा, है ना। ये वाली बात आपको पता होगी कि वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ डेथ एंड एवरीथिंग। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये वाली बात जो होती है ना ये आती है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव रोल के अंदर, है ना। तो इस वजह से बेसिकली यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट है वो यहाँ पर माना जाता है।
अब अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि इसके बाद यहां पर जो लेजिस्लेटिव है ना, लेजिस्लेटिव का ये जो पार्ट है वो यहाँ पर ये क्यों माना जाता है। तो देखो जो लेजिस्लेटिव होता है उसके अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका यहाँ पर काम होता है कि वो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बन जाए राज्यसभा का। तो आप यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये एक तरीके से लेजिस्लेटिव का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर किसका पार्ट हो गया, ये हो गया यहाँ पर लेजिस्लेटिव का पार्ट, है ना। तो यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर किस तरीके से सर्व करता है, वो यहाँ पर सर्व करता है, सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह वो काम करता है राज्यसभा के। इस वजह से यहां पर उसका लेजिस्लेटिव रोल भी है ना। अब मान लो मैं आपसे एक बात ये कहूं कि अगर समझो आप लोगों से सवाल पूछा जाए कि यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का वो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव रोल भी परफॉर्म करता है और वो लेजिस्लेटिव रोल भी परफॉर्म करता है, ठीक है। दोनों रोल वो परफॉर्म करता है। अब अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि जब वो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो मान लो अपनी यहाँ पर ड्यूटीज नहीं निभा पा रहा, मान लो डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या होगा, तब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा प्रेसिडेंट, है ना। उनकी यहाँ पर वो ड्यूटीज निभाएंगे तब तक, है ना। ये वाली बात आपको समझ आती है। तो जब वो यहाँ पर इनकी ड्यूटीज निभाएंगे तो क्या आपको लगता है कि तब वो यहाँ पर राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वो रह पाएंगे। अब ये वाली बात सोच के देखो, क्या वो तब यहाँ पर राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रह पाएंगे। तो इसका जवाब है नहीं, वो यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। तब यहाँ पर जो राज्यसभा का यहाँ पर जो डेप्यूटी यहाँ पर चेयरमैन होते हैं वो आते हैं, है ना। तो आपने सुना होगा ना कि यहाँ पर एक तो चेयरमैन होते हैं और एक होते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। तो तब यहाँ पर डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के वो यहाँ पर इनका रोल अदा करेंगे जब तक वो यहाँ पर प्रेसिडेंट की ड्यूटीज निभा रहे हैं। तो ये यहाँ पर चीजें दी हुई होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, है ना। और अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि जब यहाँ पर एक प्रेसिडेंट यहाँ पर अपनी ड्यूटीज यहाँ पर नहीं निभा पा रहा, है ना, और यहाँ पर उसकी जगह पर अब वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पर निभानी पड़ रही है, तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर किसके अंदर आती हैं, ये आती हैं यहाँ पर आर्टिकल 65 के अंदर, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हम यहाँ पर इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे उस सवाल के रिगार्डिंग जो कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, है ना। वो सारे के सारे यहाँ पर आपको बताए जाएंगे और इसी तरीके से यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले हैं, जो उम्मीद है कि यहीं से ही उठाकर आने वाले हैं, तो आप यहाँ पर खुद भी नोटिस करना कि आपने अगर अभी तक पेपर दिए हैं तो भी आपको समझ आएगा। और अगर मान लो अभी आप आगे चल के जब शिफ्ट के अंदर अपीयर होगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो भी हम सवाल करा रहे हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर जो अगला सवाल है आपका वो है, हु वॉज द फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इन 2015, है ना। तो यहाँ पर जब नीति आयोग बना था, कब बना था, 2015 के अंदर, सवाल के अंदर ही बता दिया है, ठीक है। तो जब वो बना था तब इनका यहाँ पर जो पहला सीईओ था वो यहाँ पर कौन थे। तो यहाँ पर ये पूछा गया है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। आपको इन चारों ऑप्शन के अंदर से आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा इसका सही जवाब है, कि क्या वो अभी अमिताभ कांत है, या वो यहाँ पर बीवीआर सुब्रमण्यम है, या वो यहाँ पर रतन पी वाटल है, या वो यहाँ पर सिंधु श्री खुल्लड़ है ना। आपको यहाँ पर खुद बताना है। आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो आप सोच सकते हो, और जैसे ही आप यहाँ पर सोच लो उसके बाद आप यहाँ पर वीडियो को फिर से प्ले कर सकते हो। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर जब नीति आयोग बना था, है ना, जब नीति आयोग यहाँ पर फॉर्म हुआ था 2015 के अंदर, तब यहाँ पर जो इनके सीईओ थे वो थे यहाँ पर अमिताभ कांत। कौन थे, अमिताभ कांत, है ना। ये यहाँ पर एकदम सही जवाब है। अब मान लो मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पर ये जो नीति आयोग है, ये आप यहाँ पर जो देख रहे हो ये जो नीति आयोग है, ये तो आपको समझ आ गया कि ये बना है 2015 के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो इसकी एक्चुअल डेट है ना फॉर्मेशन की, वो है यहाँ पर 1 जनवरी 2015, है ना। सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी है ना। अब यहाँ पर देखो इसने किया क्या था, जब नीति आयोग बना था तो इसने एक यहाँ पर जो एक तरीके से कमीशन थी उसको यहाँ पर इसने रिप्लेस किया था। अब वो यहाँ पर कौन सी कमीशन थी, वो थी यहाँ पर प्लानिंग कमीशन। इसने प्लानिंग कमीशन को यहाँ पे रिप्लेस किया था। आपको ये वाली बात यहाँ पे पता होनी चाहिए। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर जो थी उसको रिप्लेस किया था नीति आयोग ने, है ना। तो उसको रिप्लेस करने के बाद ये आ गया नीति आयोग फंक्शन के अंदर, ठीक है। आपको ये वाली बात भी यहाँ पर समझ आनी चाहिए। अब देखो नीति आयोग करता क्या है। अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ पर जो नीति आयोग है, इसके नाम से आपको क्या समझ आ रहा है, नीति। इसके नाम के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे नीति लिखा हुआ है। अब नीति यहाँ पर लिखा हुआ है कि यार ये एक ऐसा आयोग है जो कि नीतियों के ऊपर काम करता है, मतलब वो एक तरीके से थिंक टैंक हुआ,
है ना। तो यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या यहाँ पर एक तरीके से आपको समझ आता है कि यहाँ पर ये एक तरीके से पॉलिसी थिंक टैंक है ना। एक तरीके से इन सारी चीज़ों के ऊपर ये सोच विचार करता है ना, ये इसका काम है, समझ आया। तो यहाँ पर ये इनका एक मेजर काम है जो कि आपको समझ आता है, इनके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि इनका यहाँ पर क्या काम होगा। अब मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर जो नीति आयोग है, इसका मुझे हेडक्वार्टर बताओ भैया कहाँ पर है ना। तो इसका हेडक्वार्टर बहुत आसान है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों के यहाँ पर जो हेडक्वार्टर होते हैं वो यहाँ पर न्यू दिल्ली के अंदर ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको इसका जो जवाब लगाना है वो आपको लगाना है नई दिल्ली, ठीक है। और यही मान लो मैं आप लोगों से इसके बाद पूछूं कि भाई इसके बाद मुझे बताओ कि यार जो इनके सीईओ हैं, है ना, हमें ये तो समझ आ गया कि यहाँ पर इनके जो फर्स्ट सीईओ थे वो थे यहाँ पर अमिताभ कांत। ये क्या थे, ये इनके थे फर्स्ट सीईओ। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो ये इनके फर्स्ट सीईओ थे, क्योंकि यहाँ पर सवाल के अंदर यही पूछा था, फर्स्ट सीईओ। अब मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि अभी के टाइम पर इनके सीईओ कौन है। तो आप यहाँ पर ये जो नाम देख रहे हो ना, बीवीआर सुब्रमण्यम, है ना। तो ये हैं इनके अभी यहाँ पर जो इनके करंटली अपॉइंटेड सीईओ हैं नीति आयोग के, है ना। तो यहाँ पर ये कब अपॉइंट हुए थे, ये यहाँ पर अपॉइंट हुए थे सीईओ ऑफ नीति आयोग किस साल के अंदर हुए थे, आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ये अपॉइंट हुए थे इन फैब 2023। तो ये सारी की सारी यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। ये सारी की सारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें ये सारी की सारी चीज़ समझ आए कि पहले कौन थे। पहले थे यहाँ पर अमिताभ कांत, है ना। और उसी के बाद यहाँ पर जो अभी हैं वो है यहाँ पर बीवीआर सुब्रमण्यम। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नीति आयोग, तो यहाँ पर वो 2015 के अंदर यहाँ पर बनी थी, 1 जनवरी 2015। उसने किसको रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था, और फिर वो खुद बन गई उसकी जगह पे। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है न्यू दिल्ली के अंदर, है ना। ये काम क्या करती है, नाम से बता सकते हो, नीति है इसके नाम के अंदर, तो ये नीति बनाने का ही काम करती होगी, तो पॉलिसी थिंक टैंक है ये। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन द प्रेसिडेंट एज्यूम द फंक्शंस ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पर किस आर्टिकल के तहत, है ना, किस आर्टिकल के तहत वो राज्य सरकार के कार्यों को अपने हाथ में ले सकता है, ये आपको बताना है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 और यहाँ पर आर्टिकल 365। अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो कि यहाँ पर इसका क्या जवाब होना चाहिए। तो अगर मान लो मैं इसका यहाँ पर जवाब बताऊंगा आपको, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है यहाँ पे आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 ये कहता है कि जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी यहाँ पर फेल हो जाए ना स्टेट्स के अंदर, तब क्या होता है, तब यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये पावर देता है आर्टिकल 356। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आर्टिकल 356। तो यहाँ पर ये किसकी बात करता है, ये बात करता है यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल की। सो बेसिकली हमें ये वाली बात समझ आई कि यहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी यहाँ पर जब फेल हो जाए, है ना, वो यहाँ पर उसका कोई भी यहाँ पर रीज़न हो सकता है ना। जब यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें हों, तब ये समझ जाओ कि यहाँ पर जो पावर है वो यहाँ पर सीधी सीधी यहाँ पर किसके पास जा सकती है, प्रेसिडेंट के पास जा सकती है। प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर इम्पोज हो सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। तो अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और हम यहाँ पर जो भी सवाल आप लोगों के सामने रख रहे हैं वो सबकी यहाँ पर जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ एसएससी यहाँ पर जो भी एग्जाम कराएगी, या एसएससी एमटीएस मेनली, तो आपको वहाँ पर यही सवाल आपको उठते हुए दिखेंगे, इन्हीं टॉपिक से आपको सवाल उठते हुए दिखेंगे। तो मैं जो जो चीज़ें आपको यहाँ पर बताता जा रहा हूँ इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग, वो आपको सारी की सारी ध्यान में रखनी है। सब यहाँ पर हाईली इंपॉर्टेंट ही चल रहा है, डायरेक्टली जैसे सवाल नहीं कराते हैं कि यहाँ पर यहाँ से आ सकता है ना, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, तो वही सवाल आपको कराए जा रहे हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर ये जो भी लेक्चर्स आपको कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात दिमाग में रखते हुए चलना। अब यहाँ पर देखो, विच ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी इन यूरोपियन कंट्रीज लाइक पोलैंड थ्रू कल्चरल डिप्लोमेसी। तो यहाँ पर इन लोगों ने ये पूछा है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है जिसने पॉपुलैरिटी गेन करी है पोलैंड जैसी यूरोपियन कंट्री के अंदर,
ठीक है, कल्चरल डिप्लोमेसी की वजह से। तो आपको यहाँ पर बताना है इन 4 ऑप्शंस में से खो खो, कबड्डी, मलखंब और गिल्ली डंडा में से कि यहाँ पर क्या इसका सही जवाब हो सकता है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आप सोच सकते हो कि इसका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। फिर आप यहाँ पर वीडियो को जब प्ले करोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ आएंगी कि यहाँ पर देखो, पीएम मोदी जो थे वो यहाँ पर मिल रहे हैं, किन से मिल रहे हैं वो। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, इनकी ट्वीट के अंदर भी ये वाली बात लिखी हुई है जो पीएम मोदी ने यहाँ पर ट्वीट किया था कि यहाँ पर सेलिब्रेटिंग अ वाइब्रेंट sporting connect in Warsaw. I met Michael and Anna, who are noted kabaddi players. This sport is actively followed in Poland. यहाँ पर हमने पोलैंड की बात करी थी कि पोलैंड के अंदर हम ये वाला जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है इसको पॉपुलैरिटी मिल रही है ना। तो यहाँ पर दिस स्पोर्ट इज एक्टिवली फॉलोड इन पोलैंड. We discussed how to further popularize this sport in Poland, including ensuring more tournament between Indian and Polish players. तो यहाँ पर आपको ये समझ आ चुका है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, किस स्पोर्ट की बात हो रही है। तो आपके सामने है कि यहाँ पर बात हो रही है कबड्डी की। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर कबड्डी। अब यहाँ पे अगला सवाल देखो। अगला सवाल ये पूछा है कि यहाँ पर विच स्टेडियम होस्टेड द 2011 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। 2011 का यहाँ पर जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का यहाँ पर जो फाइनल था वो यहाँ पर किस स्टेडियम के अंदर हुआ था। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं। एडन गार्डन्स के अंदर हुआ था, वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, फिरोज शाह कोतला के अंदर हुआ था या एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर हुआ था। तो आपको इन चारों में से बताना है कि यहाँ पर ये किस जगह पर हुआ था। तो इसका यहाँ पर क्या सही जवाब होगा। इसका जो सही जवाब है वो है यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम। आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो के अंदर, है ना, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिला था आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल 2011, है ना। और अगर मान लो मैं आपसे ये बात पूछूं कि ये जो वानखेड़े स्टेडियम है ये है कहाँ पे, तो आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि ये किधर है। ये है यहाँ पे मुंबई के अंदर। कहाँ पर है ये है यहाँ पे मुंबई के अंदर। अब देखो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पर क्या कहता है, विच आदित्य L1 पेलोड इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू ऑब्जर्व द सोलर कोरोना इन विजिबल लाइट। अब इससे आपको क्या समझ आता है, ये जो सवाल बोला है इन्होंने, इससे आपको क्या समझ आता है। तो देखो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आदित्य L1 यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना आदित्य L1, इसका क्या मतलब है। ये एक तरीके से एक मिशन है, ठीक है, जो कि इसरो ने लॉन्च किया था। ये एक सोलर मिशन है, क्योंकि आप यहाँ पर फोटो के अंदर देख सकते हो एक सोलर मिशन है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे यहाँ पर जो सूरज के यहाँ पर जो साइड के अंदर कोरोना होता है, फोटोस्फेयर होती है ना, क्रोमोस्फेयर होती है, सोलर विंड होती है, इन सबको हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो मिशन है इसका यहाँ पर जो नाम है वो यहाँ पर क्या दिया गया, वो दिया गया यहाँ पे आदित्य L1 मिशन, है ना। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है। अब ये जो आदित्य L1 मिशन है यहाँ पर ये किसने लॉन्च किया, हमारे इसरो ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, ये इसरो ने लॉन्च किया। तो ये सबसे पहली बात आपको यहाँ पर समझनी है। उसके बाद देखो, अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसके अंदर यहाँ पर जो ये L1 है, जो ये L1 है, इस L1 का यहाँ पे क्या मतलब है। इस L1 का यहाँ पे मतलब है ना, उसको हम यहाँ पर बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। क्या बोलते हैं हम इसको, लैग्रेंज पॉइंट, है ना। इसलिए हम यहाँ पर इसको बोलते हैं L1। अब जो ये L1 है वो बेसिकली क्या करता है, वो एक पॉइंट है ना, जो कि अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है ना। कितने किलोमीटर दूर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर ये दूर है फ्रॉम अर्थ, है ना। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है जहां से हम ऑब्जर्व करेंगे सन को, है ना, जहां से हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे सन को। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज के अंदर, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेंगे सन को, है ना। अब हम यहाँ पर इसको ऑब्जर्व तो करेंगे, साथ साथ हम यहाँ पर स्टडी भी करेंगे सारी की सारी चीज़ों की। क्या क्या चीज़ों की हम स्टडी करेंगे सन के बारे में, तो देखो वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सन की, यहाँ पर जो आउटर एटमॉस्फेयर है ना, अब सन के आउटर एटमॉस्फेयर में क्या आ जाता है, सन के आउटर एटमॉस्फेयर में आ जाता है जैसे कोरोना हो गया, ठीक है। और अगर मान लो मैं बात करूँ यहाँ पर फोटोस्फेयर हो गई, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों की हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसलिए ये वाला यहाँ पर जो मिशन है ये इसरो ने लॉन्च किया है, और ये एक तरीके से फर्स्ट सोलर मिशन, डेडिकेटेड सोलर मिशन है जो कि इसरो ने लॉन्च किया है। अब ये किसके थ्रू लॉन्च किया है ये भी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अगर मान लो ये आप लोगों से पूछ ले एग्जाम के अंदर ये किसके थ्रू यहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसका यूज हुआ है, PSLV C57 का, ठीक है।
यहाँ पर पूछ सकता है आप लोगों से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि यहाँ पर ये किस जगह से यहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर श्री हरि कोट से लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि ये बताओ कि यहाँ पर ये जो सोलर मिशन यहाँ पर ये जो लॉन्च कर रहे हैं, है ना, वो बेसिकली यहाँ पर कितने ड्यूरेशन तक यहाँ पर चलेगा, है ना, ये यहाँ पर कितने ड्यूरेशन तक यहाँ पर स्पेसिफाइड है, इसकी यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर कब तक यहाँ पर ये वाला जो स्पेस मिशन है ये चालू रखने वाले हैं। तो ये लगभग 5 सालों तक इसको चालू रखने वाले हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए साथ साथ। अब यहाँ पर ध्यान दो, इन लोगों ने ये पूछा है आप लोगों से कि ये बताओ which Aditya L1 payload is specifically designed to observe the solar corona invisible light, है ना। कौन सा आदित्य L1 का यहाँ पर जो पेलोड है, पेलोड वो चीजें होती हैं जो कि इनके साथ लग कर जाती हैं, ठीक है, लगी हुई होती हैं, है ना, ताकि वो यहाँ पर मिशन को सक्सेसफुल बना पाए। तो वो यहाँ पर ऐसा कौन सा पेलोड है जो कि स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है ताकि हम ऑब्जर्व कर पाए सोलर कोरोना को विजिबल लाइट के अंदर। तो आपको इसका जवाब देना है। अब यहाँ पर देखो 4 पेलोड के यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। एक विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ है, एक सूट है, एक सोलेक्स है और एक एस्पेक्ट है। अब जो यहाँ पर सवाल के अंदर दे रखा है वो ये है कि यहाँ पर कौन सा पेलोड यहाँ पर सोलर कोरोना को ऑब्जर्व करने में मदद करेगा, इनविजिबल लाइट, इनविजिबल लाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नाम से आप बता सकते हो कि यहाँ पर विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ ही होगा जो कि यहाँ पर इसको मदद करेगा इनविजिबल लाइट कोरोना को यहाँ पर ऑब्जर्व करने के अंदर। ठीक है, तो VELC यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इन्हीं पेलोड को समझते हैं कि यहाँ पर और कौन से पेलोड हैं जो कि वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो देखो आपके सामने यहाँ पर कुछ 7 पेलोड आपको दे रखे हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से आ सकते हैं आपके। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेगा उठाकर इनमें से कोई भी यहाँ पर पेलोड, और मैं आपको यहाँ पर एक हिंट दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आप पढ़ते रहो तो आपको समझ आ जाएगा, जब आप पेपर देने बैठोगे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं आपको डायरेक्टली वहां पर दिखेगा कि हमने यहाँ पर जो पढ़ाया है वो आपको डायरेक्टली उन्हीं टॉपिक्स से आपको सवाल उठकर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर ये जो 7 पेलोड है ओवरऑल, सबसे पहले बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी, है ना, 7 इन टोटल, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 इन टोटल। अब यहाँ पर देखो 7 पेलोड हैं जो कि इनके साथ देखो लगते हुए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सूट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान दो सूट यहाँ पर किधर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर ये इसको यहाँ पर ये पॉइंट कर रहा है कि ये हो गया यहाँ पर इसका सूट, है ना। और यहाँ पर देखो सोलेक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सोलेक्स किधर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है ना। तो ये पेलोड वो चीजें होती हैं जो कि इनके साथ लगकर जाती हैं ताकि वो मिशन को सक्सेसफुल बना पाए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। अब ये सातों के सातों पेलोड याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, है ना। जैसे 7 पेलोड हैं, सातों के सातों इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं वो, है ना। तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो आपको पता होनी चाहिए, सम स्मार्ट हैप्पी, ये आपको याद करना है। ऐसे ही आप इसको बोलोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। सम स्मार्ट हैप्पी विलेजर्स, सम स्मार्ट हैप्पी विलेजर्स मेक परफेक्ट आदित्य, मेक परफेक्ट आदित्य। तो आपको ये तो पता है कि हम यहाँ पर किस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर आदित्य L1 मिशन की बात कर रहे हैं। तो आपको बस ये लाइन याद रखनी है ना। अगर आप ये वाली यहाँ पर लाइन याद रखोगे तो देखो यहाँ पर सम से यहाँ पर एस जो देख रहे हो, एस से हो जाएगा सूट, स्मार्ट से हो जाएगा यहाँ पर इसका जो एस देख रहे हो इससे हो जाएगा सोलेक्स, यहाँ पर आप एच देख रहे हो तो यहाँ पर हैप्पी, अगर आप याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगा यहाँ पर L1OS। और यहाँ पर उसी के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर VELC, तो यहाँ पर विलेजर से आपको यहाँ पर V याद आ जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पर सबका बता पाओगे, ये और ये, है ना। तो आपको ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखनी है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर ये जो भी यहाँ पर दे रखा है ना इनकी इन्फो, ये सारी की सारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर इनको डीप के अंदर पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और मैं यहाँ पर स्पेशली बता दूं ये और ये दोनों के दोनों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आप ध्यान से कर जाना ही जाना। और बाकी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको किस किस तरीके से यहाँ पर सारी की सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पर अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल यहाँ पे क्या कहता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ साउंड वेव डिटरमाइंस हाउ हाई और लो अ म्यूजिकल नोट साउंड्स। यहाँ पर कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है साउंड वेव की जो कि ये डिटरमाइन करती है कि यार एक नोट कितना हाई है और कितना लो है
है ना, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिटरमाइन करती है, एम्पलीट्यूड यहाँ पर डिटरमाइन करता है, वेवलेंथ यहाँ पर डिटरमाइन करती है या वेलोसिटी यहाँ पे डिटरमाइन करती है। तो आपको ये बताना है। अब देखो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है कि यहाँ पर एक जो म्यूजिकल नोट है वो यहाँ पर कितना हाई है और यहाँ पर कितना लो है। तो आपको सबसे पहले तो ये वाली बात समझनी है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर आपको कैसे पता चलती है कि यहाँ पर एक लो फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर कौन सी हाई फ्रीक्वेंसी है। जैसे अगर मान लो यहाँ पर जो वेव्स हैं, ये जो वेव्स आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इस तरीके से आपको वेव्स देखने को मिल रही हैं। तो ये लो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में देखो बहुत ज़्यादा वेव्स इस तरीके से यूं नहीं आ रही है ना, इनमें थोड़ा इस तरीके से जा रहा है पैटर्न, और इनमें देखो इनमें वेव्स ज़्यादा आ रही हैं, ऐसे आ रही है या नहीं आ रही है ना। तो ये हो गई यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी कम हुई तो यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। अब आप बोलोगे यार वेवलेंथ कैसे ज़्यादा हो जाएगी? तो देखो जब फ्रीक्वेंसी लो होती है ना, तब ये इस तरीके से चलता है और इनके बीच में यहाँ पर ये जो गैप होता है ना, इसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। ये एक वेव, ये दूसरी वेव, इनके बीच में यहाँ पर जो लेंथ है उसी को हम बोल रहे हैं वेवलेंथ। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। एक तरीका है याद करने का, है ना, आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है याद करने का। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये हो गई वेवलेंथ। तो यहाँ पर जितना यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब जितना यहाँ पर दूरी ज़्यादा होगी, उतनी ही यहाँ पर ये वेवलेंथ मतलब बेसिकली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम होगी, उतनी ही यहाँ पर ये वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है। और अगर मान लो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, मतलब ये जो वेव्स हैं आपको इस तरीके से यहाँ पर चलती हुई जाएंगी, है ना, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है ये कम हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है आपकी, है ना, वो यहाँ पर एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, वो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वेवलेंथ के। तो ये वाली बात तो आपको यहाँ से समझ आती है। और भी यहाँ पर जो भी टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेलोसिटी, इन सबको हम समझ रहे हैं। वेवलेंथ आपको समझ आई यहाँ पे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या होता है? तो देखो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, ये जो वेव का यहाँ पर ये जो डिस्टेंस ये जो जा रहा है, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, अगर मान लो एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर साउंड क्या होगा? ज़्यादा होगा, लाउडर साउंड। और अगर मान लो जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पर अगर मान लो कम है, वो यहाँ पर क्या है? कम है ना, स्मॉलर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो साउंड है वो यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्टर होगा। ठीक है। पहले ज़्यादा था, अब यहाँ पर कम होगा, है ना। तो आपको ये वाली बात यहाँ पर समझ आई। तो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर समझ आई। और अगर मान लो मैं आप लोगों से ये एक और सवाल पूछूं कि भाई ये बताओ मुझे कि अगर मान लो फ्रीक्वेंसी जो है ना, अगर मान लो वो ज़्यादा हुई, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो पिच है वो यहाँ पर क्या होगा? वो भी यहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, वो यहाँ पर क्या होगा? वो भी यहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इनका रिश्ता है वो ऐसे चलता है। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आई होंगी। तो इनका यहाँ पर जो सही जवाब है वो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, है ना। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अब देखो, अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, व्हाट इज द करेक्ट टर्म फॉर द वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर? है ना, जब यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पर जो वर्टिकल ट्रांसफर होता है ना हीट का, वर्टिकल मतलब ये ऐसे ऊपर जा रहा है ना, तो ये यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं हम वर्टिकल ट्रांसफर। तो यहाँ पर आप देखो आग जल रही है ना, रेडिएशन यहाँ पर फैल रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ हो रही है ना। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम कन्वेक्शन। और यही पूछा गया है कि यहाँ पर जो वर्टिकल ट्रांसफर जो होता है हीट का, है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको? कन्वेक्शन, है ना। तो ये आपको समझ आ गया कि यहाँ पर ये क्या होता है? ये होता है वर्टिकली ट्रांसफर। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसफर। और अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर जो एडवेक्शन है ना, वो यहाँ पर क्या होता है? वो होता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। वो यहाँ पर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। और अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर क्या फ़र्क होता है? हॉरिजॉन्टल जैसे ऐसे चल रहा है ना, वर्टिकल ऐसे चल रहा है। ठीक है।
ये वाली बात आपको समझ आती है। आप फोटो के अंदर भी देख सकते हो जो कन्वेक्शन है वो वर्टिकल ट्रांसफर होता है, इसी वजह से यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है जाता हुआ, आपको किस तरीके से दिख रहा है ना। तो ये यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अब देखो अगला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज एक्सक्लूसिवली अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर तीन तरीके की लिस्ट होती हैं। एक होती है यहाँ पर यूनियन लिस्ट, एक होती है आपकी यहाँ पर स्टेट लिस्ट, और तीसरी यहाँ पर होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि यूनियन के अंडर में आते हैं, वो आपके सामने यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि यहाँ पर स्टेट के अंडर में आते हैं, वो यहाँ पर आपके सामने यूं दिए हुए हैं, है ना। और आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि दोनों के अंदर आते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि यूनियन के अंदर भी आते हैं और स्टेट के अंडर भी आते हैं। तो देखो जो यूनियन के अंडर में आते हैं उनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर कानून बना सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन दीज मैटर्स। वैसे ही अगर मैं बात करूँ जो स्टेट लिस्ट के अंदर में आते हैं उसके अंदर यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पर लॉज बना सकती है, और यहाँ पर जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर में आते हैं ये सारे, इनके ऊपर दोनों के दोनों यहाँ पर लॉज बना सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं आपके सामने। अब यहाँ पर ध्यान दो, सवाल में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज एक्सक्लूसिवली अंडर द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि यहाँ पर इन चारों सब्जेक्ट्स में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर यूनियन लिस्ट के अंडर में आता है, मतलब यूनियन लिस्ट के अंडर में आता है। तो देखो हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर आपको यहाँ पर दिख गया, और ये कौन सी लिस्ट है, ये है यहाँ पे स्टेट लिस्ट, है ना। तो यहाँ पर ये किसका हो गया, ये हो गया यहाँ पर स्टेट लिस्ट का, ठीक है। अब यहीं अगर मान लो मैं आपसे कहूँ पुलिस, पुलिस आपको कहाँ दिख रही है, पुलिस भी आपको यहीं दिख रही है ना, और ये किसके अंदर है, ये भी स्टेट लिस्ट के अंदर है ना। तो ये भी स्टेट का हो गया। अब अगर मान लो मैं आपसे कहूँ यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी, तो एटॉमिक एनर्जी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये कौन सी लिस्ट है, ये है यहाँ पर यूनियन लिस्ट। तो यहाँ पर ये जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में आता है। समझ आया। तो ये आपके यहाँ पर यूनियन लिस्ट में आता है। तो यहाँ पर ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना इमेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमेज है। ये तीनों की तीनों लिस्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इनके अंडर में क्या क्या आता है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा मार्क भी कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए और याद करने में आसानी हो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती हैं। आप इनके अंदर थोड़ा भी लॉजिक लगाओगे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सी चीज़ किसके अंडर में आती होगी। इसके अंदर अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा न्यू है मेरे लिए, उसके ऊपर स्टार मार्क कर देना, या आप उसको लिख कर रख लेना ताकि आपको ध्यान में रहे। अब यहाँ पर देखो अगला है यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट भी आप यहाँ पर देख सकते हो कहाँ पर आता है, स्टेट के अंदर आता है। आप यहाँ पर देखो लोकल गवर्नमेंट कहाँ पर आता है, स्टेट में आता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, आपको बस ये जो पूरी लिस्ट है ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, और वैसे ही कॉन्करेंट लिस्ट में ये सारी हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर गिनती की चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है इनके अंदर। बाकी अगर आपको यहाँ पर ये वाला लेक्चर पसंद आया हो तो आप ज़रूर से यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और अगर आप चाहते हो हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू रखें तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। बाकी अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हो एसएससी एमटीएस 2025 जी के क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल होके। इसके अंदर आपको एक तो देखो लेक्चर्स तो मिलते ही मिलते हैं, साथ साथ आपको यहाँ पर क्लास नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करे जाते हैं। क्लास नोट्स के साथ साथ यहाँ पर आपको जो प्रिंटेबल पीडीएफ्स हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और अगर मान लो मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी जो क्विजेज हैं वो भी यहाँ पर आपको मिलती हैं, जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो ऑन द न्यू पैटर्न, ठीक है। एडिक्विटी का यहाँ पर जो पैटर्न है उसके बेसिस के ऊपर ही आपको जो क्विजेज हैं वो आपको मिलती हैं। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर कवर करते हैं आप लोगों के लिए। जो भी यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट सिनेरियो के अंदर यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए कवर कर रखे हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसके अंदर जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, और अभी यहाँ पर इसके ऊपर डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप यहाँ पर इसके अंदर एनरोल हो सकते हो, है ना। तो डिस्काउंट के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि हम इसी तरीके से यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर कंटिन्यू रखें तो ज़रूर से आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर बताना। और अगर आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हो इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करके, और यहाँ पर
हाइप का बटन जो है वो यहाँ पे दबा के। तो इस तरीके से आप हमें यहाँ पर सपोर्ट भी कर सकते हो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। नहीं तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, तो आपके यहाँ पर कोई भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है वो भी आप हमसे पूछ सकते हो डायरेक्टली।